Dear all, hope you are doing well. So our next chapter is nasal and otic solutions. As the name indicates, here we are going to discuss about the preparation that are in the solution form. So यहाँ पे अगर हम नेजल प्रिपरेशन की बात करें तो ये सॉल्यूशन फॉर्म में होती हैं और इनको आप एज ए नोज ड्रॉप के तौर पे या फिर स्प्रेज के तौर पे दे सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि अमूमन जब कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है नेज़ल रेलिवेंट तो उसमें नेज़ल ड्रॉप्स दिए जाते हैं या फिर स्प्रेज दिए जाते हैं। अमूमन फ्लू की कंडीशन में स्प्रेज वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो स्प्रेज होते हैं इनके अंदर एड्रीनर्जिक एजेंट्स होते हैं और ये क्या करते हैं जी, डी कंजेस्टेंट एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। यानी कि अगर कंजेशन हो गई है नाक के अंदर, नाक वगैरह बंद है, तो उसको ओपन करने के लिए डी कंजेशन के लिए अप्लाई किया जाता है इन नेज़ल स्प्रेज को। और अगर हम नेज़ल डिकंजेस्टेंट्स की बात करें तो अगेन ये भी सॉल्यूशंस होते हैं एक्वस फॉर्म में और इनके लिए आइसोटोनिक होना बहुत ज़रूरी है। आइसोटोनिक का मतलब होता है आइसो मतलब सेम एंड टॉनिक मतलब कंसंट्रेशन, यानी कि इनकी कंसंट्रेशन जो है वो नेज़ल म्यूकोसा से सेम होनी चाहिए। उसके अलावा इनको बफर्ड भी होना चाहिए। बफर ऐसी चीज़ होती है जो कि रेजिस्ट करती है चेंज इन पीएच को, ताकि ड्रग को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। और जो नॉर्मल पीएच रेंज है नेजल फ्लूइड्स की वो 5.5 से 6.5 की रेंज में होती है। तो आपकी फार्मूलेशन की पीएच भी इसी रेंज में होनी चाहिए ताकि जो है उसकी कंपैटिबिलिटी हो बॉडी फ्लूइड्स के साथ, और आपने उसको स्टेबलाइज भी करना है और प्रिजर्व करना है ताकि आप उसे लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल कर सकें। अगर हम एड्रीनर्जिक एजेंट्स की कंसंट्रेशन की बात करें इस सोल्यूशन के अंदर तो वो काफ़ी लो होती है और इसकी जो रेंज है 0.05% से 1% तक होती है। नेजल कंजेस्टेंट सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है रिनाइटिस के लिए या फिर साइनोसाइटिस के लिए। ये दोनों डिफरेंट कंडीशंस हैं। इन दोनों, रिनाइटिस को कॉमन कोल्ड भी बोलते हैं और एलर्जिक रिनाइटिस भी होता है, हे फीवर भी इसके अंदर हो सकता है। तो इन कंडीशन में यूजली जो है सिम्टम्स डिफ्रेंशिएट करती हैं। देन अगर हम बात करें कि लंबे अरसे तक क्या हम इन स्प्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम इनका जो इस्तेमाल है लंबे अरसे तक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी वजह से क्रोनिक एडीमा हो सकता है। एडीमा होता है अकमुलेशन ऑफ द फ्लूइड, और ये जो फ्लूइड है नेजल मिकोसा में जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब नेजल मिकोसा में एडीमा होना स्टार्ट हो जाए तो ये कंडीशन कहलाती है रिनाइटस मेडिकामेंटोसा। यानी कि ये एग्रेवेटिंग ऑफ द सिम्टम्स है, जिनको आप पहले रिलीव करने की कोशिश कर रहे थे जिन सिम्टम्स को, वो मजीद ज़्यादा बढ़ गई। तो अब क्या किया जाए जी, इन स्प्रेस का तो हमने हल निकाला था इन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, लेकिन ये इसने क्या किया, हमें रिनाइटस मेडिकामेंटोसा करवा दिया। तो इसका आसान तरीका ये है कि इस रीबाउंड कंजेशन से हमने बचना है तो टॉपिकल वेजो कंस्ट्रिक्टर जो हैं, वेजो कंस्ट्रिक्टर्स, इनको रिमूव करना होगा। लेकिन आपने इनको अचानक से रिमूव नहीं करना, बल्कि क्या करना है, एक नॉस्ट्रिल में आपने, यहाँ पे हमने मेंशन भी किया, एक नॉस्ट्रिल में अप्लाई करते रहना है जबकि दूसरे में अप्लाई नहीं करना। और उस जो एक आपका जब ड्रग फ्री नॉस्ट्रिल है उसको भी आपने, जिसमें आप अप्लाई कर रहे थे 1 से 2 वीक के बाद, उसमें भी अप्लाई करना आपने छोड़ देना है। आजकल नेबुलाइजर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है और ये एक डिवाइस है जिसके ज़रिए फाइन पाउडर्स या पार्टिकल्स जो हैं उनको इन्हेलेशन थेरापी के लिए दिया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें वेपराइजर्स की, ह्यूमिडिफायर्स की, तो इनका भी यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ये एयर को, कंडीशन को जो है उसको मॉइस्ट रखते हैं और प्रिवेंट करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज और थ्रॉट को कि ये ड्राई और इरिटेटेड ना हो। तो इसको एज ए एडजेंक्टिव थेरापी भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड्स एंड कफ्स हो रहे हैं और उसके साथ साथ चेस्ट कंजेशन भी होती है, तो देन इट इज़ गुड टू गो फॉर द वेपराइजर एंड ह्यूमिडिफायर्स। नेजल रूट को एक्सप्लोर किया जा रहा है सिस्टेमिक इफेक्ट्स के लिए, यानी कि नेजल रूट के थ्रू हम ब्लड सर्कुलेशन में भी जा सकते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज द इंटरनेजल नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो नेजल कैविटी की कैपेसिटी है वो 20 ml तक है और इसका जो सरफेस एरिया है वो भी क्वाइट लार्ज है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर तक है। और ये एब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे माइक्रोविलाई भी होते हैं और सीडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स भी होते हैं। तो नेजल एब्जॉर्प्शन इसका एक और जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये फर्स्ट पास इफेक्ट को अवॉइड करता है।
जिससे ड्रग की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी लिवर के अंदर और उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो हम इंटरनेजल ड्रग डिलीवरी के सिस्टम के थ्रू बायोअवेलेबिलिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपाउंड जो है आपका उसका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो जाएगा तो बायोअवेलेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से अगर प्रोटीन्स जिसमें मोर देन 27 अमाइनो एसिड्स होंगे उनमें भी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इट वाज ऑल अबाउट द ऑटिक प्रिपरेशंस, सॉरी नेजल प्रिपरेशंस। और अगर हम ऑटिक प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर लें अब, तो ऑटिक प्रिपरेशंस भी जो हैं वो सोल्यूशन फॉर्म में होती हैं और इनको एयर या फिर ऑरल प्रिपरेशंस कहा जाता है। लेकिन सोल्यूशन के अलावा जो ऑटिक प्रिपरेशन है ये सस्पेंशन या आइनमेंट फॉर्म में भी हो सकती हैं, बट मोस्टली दिस विल बी इन द सोल्यूशन फॉर्म। तो इनको भी एयर कनाल के अंदर प्लेस किया जाता है इन ड्रॉप्स को स्मॉल अमाउंट पे, ताकि अगर वहाँ पे एक्सेसिव सेरुमेन है यानी कि एयर वैक्स की एकमुलेशन है तो उसको रिमूव किया जा सके, जिसकी वजह से एयर इन्फेक्शन हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, पेन हो सकता है। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए हम ऑटिक प्रिपरेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरुमेन रिमूविंग सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सिरुमेन जो है ये बनता कैसे है। ये एक बेसिकली कम्बिनेशन है जब कान के अंदर स्वेट और सिबेशियस ग्लैंड जो कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर होते हैं वो कोई सिक्रीशंस बनाए, और उन सिक्रीशंस में जारी बात है बाहर से कोई डस्ट भी जा रही होती है, फॉलन हेयर्स भी जा रहे होते हैं, एपिथेलियल सेल्स जो कि शेड हो रहे हों, गिर रहे हों, वो भी जा रहे होते हैं। सारी चीज़ें जब अकमुलेट होंगे मिल के ये स्टिकी सेमी सॉलिड मैस बना लेते हैं जिसको एयर वैक्स या फिर सेरुमेन कहते हैं। तो जब एक्सेसिव अकमुलेशन हो जाए इस सेरुमेन की तो ये इचिंग भी काज करता है, पेन भी काज करता है और इम्पेयर्ड हेयरिंग भी काज करता है, जिसकी वजह से जो कान की एग्जामिनेशन है, ऑटोलॉजिक एग्जामिनेशन है, वो भी इम्पीड हो जाती है, उसको भी यानी कि कान का मुआयना करना भी मुश्किल हो जाता है। अगर आप इसको गाहे बगाहे वक्तन फवक्तन रिमूव नहीं करते तो ये सख्त मैस बन जाता है और इसको बाद में रिमूव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो काफ़ी जो लोग हैं घरों में मिनरल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि इस सेरुमेन को पहले सॉफ्ट किया जाए और रिमूव किया जा सके। जब भी ये रिमूवल होता है सेरुमेन का, पहले इसको सॉफ्ट करना इंतहाई ज़रूरी होता है। और सिंथेटिक प्रिपरेशन की हम बात करें तो इसमें कार्बामाइड पेरोक्साइड आ जाता है, ग्लिसरीन का इस्तेमाल होता है और प्रोपाइलीन ग्लाइकोल का भी इस्तेमाल होता है। इसको यूज़ करने का सिंपल तरीका ये है कि जो हेड है उसको 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे टिल्ट किया जाए और एयर ड्रॉप डालने के बाद कॉटन प्लग के साथ इसको बंद कर लें, ताकि जो ड्रॉप्स हैं वो 15 to 30 मिनट्स तक वहाँ पे रिटेन रह सकें। और उसके बाद जेंटल फ्लैशिंग की जाती है एयर कनाल की विद लूक वार्म वाटर के साथ, यानी कि नीम गर्म पानी के साथ। और उसके बाद इसके लिए सॉफ्ट रबर एयर सिरिंज का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह से अगर कोई ऑटिक इन्फेक्शन हो तो इसमें एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स का देना ज़रूरी है, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक है, कोलिस्टिन है, नियोमाइसिन है। ये तमाम एंटीबायोटिक्स के हमारे पास टाइप्स हैं। या फिर फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए हम एंटी फंगल ड्रग्स भी दे सकते हैं। तो ये तमाम एजेंट्स जो जिनकी हमने ऊपर बात की, इनको एयर ड्रॉप्स की फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट के अंदर, सोल्यूशन या फिर सस्पेंशन की फॉर्म में अवेलेबल हैं, किसी भी एनहाइड्रस ग्लिसरीन या प्रोपाइलीन ग्लाइकोल को एज ए वहीकल के तौर पे यूज़ करते हुए। तो ये सारी चीज़ें जो थी, ये दैट वाज द ऑल अबाउट द ओटिक एंड द नेजल प्रिपरेशन, जिसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया। होपफुली आपने तमाम चीज़ें अच्छे से समझ ली होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।